अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज की जो हमारी वीडियो है वो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर है, जो कि इंटर बोर्ड ने एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के लिए जारी किया है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि इंटर बोर्ड ने आपके अकाउंट्स के पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं, पहले क्या होता था, अब उन्होंने क्या चीज़ें रखी हैं, और उसके अलावा आपको कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और ज़्यादातर आपका हिस्सा जो है वो एमसीक्यूज बेस पर होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन एमसीक्यूज को जो इन्होंने मॉडल पेपर जारी किया है उसके एग्जामिनेशन, उसके एमसीक्यूज को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और उसके आंसर भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों का एक पार्ट तो मुकम्मल हो जाए। उसके अलावा जो सेक्शन बी है और सेक्शन सी है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे और उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर सेक्शन बी और सेक्शन सी को हम सॉल्व करके एक्सप्लेन करेंगे। तो बात करते हैं कि आपका फॉर्मेट क्या कहता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मार्क्स के अंदर आपके पास क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, और उसके अलावा दूसरी चीज़ें जो भी हैं कि कितना पार्ट किस किस चीज़ का होगा, उसको भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये स्लाइड मौजूद है। आपका अकाउंटिंग का पेपर होगा 100 मार्क्स का, जिसके अंदर 3 सेक्शन होंगे। पहले भी 3 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अगर मैं प्रीवियस पैटर्न की बात करूं तो सेक्शन ए जो था वो 20 मार्क्स का था और उसके अंदर 20 एमसीक्यूज आते थे, यानी कि एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होता था। सेक्शन बी जो होता था वो 50 मार्क्स का होता था, 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते थे। सेक्शन सी जो था वो आपका 30 मार्क्स का होता था और उसके अंदर एक ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपलसरी क्वेश्चन करना होता था। लेकिन अब जो इन्होंने पैटर्न या मॉडल पेपर जारी किया है वो है तो 100 मार्क्स का, लेकिन सेक्शन ए जो है आपका वो लेंदी पार्ट है, ज्यादा मार्क्स पर मुश्तमिल है, यानी कि उसके अंदर आपके 25 एमसीक्यूज होंगे 50 मार्क्स के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एमसीक्यूज के 2 नंबर हैं, गलत किया एक एमसीक्यूज तो आपके 2 मार्क्स गए। इस वजह से आपको अपनी थ्योरी के ऊपर और अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसी तरीके से हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंदर आपने अटेम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चन फ्रॉम 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको दिए होंगे जो कि उन्होंने रिड्यूस सिलेबस के अंदर चैप्टर्स आपको दिए हुए थे। रिड्यूस में आपके पास क्या रिड्यूस किया है, फर्स्ट ईयर के अंदर जस्ट करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक ही रिड्यूस किया, उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें तकरीबन मौजूद हैं। तो 3 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, तो टोटल होंगे 30 मार्क्स और तमाम क्वेश्चन के मार्क्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसी तरीके से सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर एक ही कंपलसरी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसके मार्क्स आपके 30 से कम करके 20 मार्क्स कर दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है कि इस एरिया पर भी फोकस करना है, इस पर भी फोकस करना है और इस पर तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यूमेरिकल्स तो कर लेते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन बच्चों का थ्योरी पढ़ने का मन ही नहीं करता। बुक को खोल के आप देखें और जितने भी बुक के अंदर एमसीक्यूज मौजूद हैं, जो पास पेपर के अंदर मौजूद हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए और आप क्या करें कि इस पूरे कॉन्सेप्चुअल पार्ट को जो कि 50 मार्क्स का है उसको बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ कर लें। ठीक है जी। और उसके बाद जब ये कर लिया आपने और इसके अंदर आपके फॉर एग्जाम्पल 40 मार्क्स अगर आप ले लेते हैं तो मतलब पेपर तो वैसे ही एमसीक्यू से पास हो जाएगा। उसके बाद अगर 30 में से
20 यहाँ से आ जाते हैं और 10 या 15 यहाँ से आ जाते हैं, तो आपके पास, मैं नहीं मानता कि अकाउंटिंग का जो पेपर है वो फेल होगा, नहीं, कभी भी। आप अगर मेहनत से पढ़ेंगे, पिछला पैटर्न आप उठाकर देख लें या इस वाले पैटर्न को देखें, अगर आपने अच्छे से फोकस करके पढ़ा है तो आपका पेपर कभी भी अकाउंटिंग का रुकने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो इन्होंने मॉडल पेपर के अंदर सेक्शन ए जो के अंदर जो एमसीक्यूज दिए हैं, उन एमसीक्यूज को हम क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में मैं आपको आंसर भी बताता जाऊंगा कि उस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो 25 एमसीक्यूज आपके 50 मार्क्स के आए हैं उनके आंसर्स क्या क्या हैं। तो हमारे सामने स्लाइड आ गई है जिसके अंदर पहले 3 एमसीक्यूज हैं, और पहला एमसीक्यूज आपको क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग इज रिफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ द, कि अकाउंटिंग को किस चीज की लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, और इसको घुमाकर भी पूछ सकता है, लेकिन मैं घुमाकर पूछने वाला जो सेंटेंस है वो बाद में बताऊंगा, पहले इसका आंसर डिस्कस करूंगा। तो आपके पास ऑप्शन है बिजनेस, स्कूल्स, डेली लाइफ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, कि अगर आपको बिजनेस को समझना है तो अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो अब जो बात मैंने कही थी कि जो लफ्ज को घुमा सकता है, तो वो इस तरीके से भी घुमा सकता है कि बिजनेस को अकाउंटिंग की जगह रख सकता है। ठीक है ना, कि बिजनेस की लैंग्वेज कौन सी है, तो अकाउंटिंग नीचे ऑप्शन में ले आए। तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो अकाउंटिंग स्कूल की तो लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, डेली लाइफ की भी नहीं है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, ए है, यानी कि बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। इसी तरीके से सेकंड एमसीक्यू के अब बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है यानी कि बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो किस चीज को अफेक्ट करती है। ऑप्शन ए एटलीस्ट 1 अकाउंट, मैक्सिमम ऑफ 3 अकाउंट्स, एटलीस्ट 3 अकाउंट्स, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। अब देखें ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट के इतना और इससे ज्यादा भी हो सकता है। एक होता है एटमोस्ट, एक होता है एग्जैक्टली, और एक होता है एटलीस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है कि इतना हो जाए तो ठीक है, कम हो तो चलेगा, ज्यादा ना हो। एग्जैक्टली का मतलब होता है जितना बोला है उतना ही हो, और एटलीस्ट का मतलब होता है कि भाई इतना तो होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो वो एटलीस्ट 1 अकाउंट का मतलब क्या, कि कम से कम 1 अकाउंट वाला ऑप्शन गलत है। मैक्सिमम ऑफ 3 अकाउंट्स, ये लिमिट लगा दी, ये भी गलत है। एटलीस्ट 3 अकाउंट, कम से कम 3 अकाउंट, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, ये डी ऑप्शन आपका सही है। कैसे, कि जब भी आप एक एंट्री बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की बिजनेस के अंदर, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर आपके 2 अकाउंट अफेक्ट हुए कि नहीं हुए। तो कम से कम भी आपके 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, और उससे ज्यादा भी होंगे। जैसे आप क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं, जब आप क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं एक्सपेंसेस की, तो कितने सारे एक्सपेंसेस उठकर क्रेडिट साइड हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है। रेवेन्यू की बनाते हैं तो इससे भी होता है। ओपनिंग की बनाते हैं तो कितने सारे अकाउंट चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, एटलीस्ट 2 अकाउंट। उसके बाद आपके पास एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हेन द पेमेंट्स और रिसीप्ट ऑफ कैश इज पोस्टपोन्ड फॉर अ फ्यूचर डेट, दिस ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी। ठीक है ना, जब पेमेंट करनी हो या कैश को रिसीव करना हो, ठीक है, और उसकी जो मतलब आपने पैसे देने हो या रिसीव करना हो, और वो फ्यूचर डेट पर, आगे वाली किसी डेट पर पोस्टपोन्ड हो जाए, यानी कि आपने खरीदो फरोख्त तो कर ली, ना कैश रिसीव किया ना कैश पे किया, इसका सिंपल मतलब है। तो इस तरीके की ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है, क्या सेल ट्रांजैक्शन, क्या कैश ट्रांजैक्शन, क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्या परचेज ट्रांजैक्शन। देखें, जब आपने खरीदा तो दूसरे बंदे ने बेचा, तो सेल तो हो ही गई और परचेज तो हो ही गई।
तो कैश को रिसीव या पे करने वाला पार्ट जो हुआ है ना वो पोस्टपोन्ड हुआ है, तो कैश ट्रांजैक्शन भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? उधार पर ट्रांजैक्शन, उधार पर खरीदो फरोख्त की गई है कि मैंने आपको एक चीज बेची तो आप मुझे पैसे अगले महीने देंगे और मैं आपसे अगले महीने पैसे रिसीव करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश की रिसीविंग और उसकी पेमेंट फ्यूचर डेट के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, तो इसको क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो आपका यहां पर ऑप्शन क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं। आपका एमसीक्यूज नंबर 4, वेरी सिंपल। द अमाउंट विद विच द ट्रेडर स्टार्ट बिजनेस इज नोन एज, वो अमाउंट जिससे ट्रेडर या ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसको क्या कहा जाता है? क्या ड्राइंग कहा जाता है? क्या कैपिटल कहा जाता है? क्या स्टॉक कहा जाता है? क्या परचेजेस कहा जाता है? देखें, ड्राइंग तो हो नहीं सकता। क्यों? ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ निकालना, तो ये तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि ड्राइंग से आपका बिजनेस कम होता है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। अकाउंटिंग में कैपिटल का माना होता है इन्वेस्टमेंट करना। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ती है। स्टॉक आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। स्टॉक के दो मायने निकलते हैं। स्टॉक का एक मायना आप शेयर की तरफ भी लेके जा सकते हो और दूसरा मायना आप अपनी इन्वेंट्री की तरफ भी लेके जा सकते हो। इसी तरीके से परचेजेस, परचेजेस का मतलब होता है कि इन्वेंट्री का खरीदना। तो इन्वेंट्री तब खरीदेंगे जब बिजनेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि कैपिटल। इसी तरीके से फिफ्थ में क्या कह रहा है? बहुत आसान सा एमसीक्यू है। द कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज आर कॉल्ड। अभी ऊपर बताया कि कैश या गुड्स या मर्चेंडाइज वगैरह या कोई भी चीज ओनर ले जाए बिजनेस से अपने जाती इस्तेमाल के लिए, उसको क्या कहा जाता है? क्या कैपिटल कहा जाता है? नहीं, कैपिटल तो नहीं कहा जाता, क्योंकि कैपिटल का तो मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। क्या परचेजेस कहा जाता है? नहीं, परचेजेस का मतलब तो किसी चीज का खरीदना होता है। क्या कैश कहा जाता है? नहीं, कैश तो नहीं कहा जाता, बल्कि ड्राइंग कहा जाता है। ड्राइंग्स होती हैं जिसमें ओनर पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल करने के लिए अपने घर पे अपनी जात के लिए, उसको क्या कहा जाता है? ड्राइंग कहा जाता है, जिससे आपका बिजनेस कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। सिक्स्थ एमसीक्यूज में आपको क्या कह रहा है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो आपने जब भी एमसीक्यू सॉल्व करना है तो उसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, यानी कि देखना है कि भैया वो कहना क्या चाह रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ए, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, लायबिलिटीज प्लस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो देखें, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं एसेट। तो ये वाली जो बी वाली है ये तो सही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है इसका। अच्छा, अब यही ओरिजिनल है। अगर पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एसेट में से कैपिटल माइनस कर दें तो लायबिलिटीज आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। ये देख लें यहाँ पर, ये सेकंड इक्वेशन में कि अगर आपको लायबिलिटीज की अमाउंट मालूम नहीं है तो कैपिटल को यहाँ ले जाएंगे, एसेट में से माइनस करवाएंगे तो आपके पास लायबिलिटीज आ जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली और दूसरी इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से डी की तरफ अगर हम चलें, एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करें तो कैपिटल आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन को देखें, कैपिटल मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? लायबिलिटीज को वहां लेके जाएंगे, एसेट में से माइनस करवाएंगे तो कैपिटल आ जाएगा। इसका मतलब पहली, दूसरी, तीसरी इक्वेशन क्या है? बिल्कुल सही है। सॉरी, चौथी इक्वेशन बिल्कुल सही है। तीसरी क्या है? लायबिलिटीज प्लस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, जो कि सरासर गलत है। लायबिलिटीज में एसेट नहीं, कैपिटल और लायबिलिटीज का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलकर क्या बनता है? एसेट बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? सी,
जो कि ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये इनकरेक्ट है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है सी। सेवेंथ एमसीक्यूज की तरफ चलें तो सेवेंथ एमसीक्यूज के अंदर आपको कह रहा है द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, कि इन चार ऑप्शन में से ये करंट लायबिलिटी नहीं है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, मॉर्टगेज पेबल, सैलरीज पेबल और अनअर्न्ड रेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है कि जब भी आपको जरूरत पड़ती है और आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो बैंक आपको एक एग्रीमेंट के तौर के ऊपर पैसे देता है जो कि आपको 1 साल के अंदर अंदर लौटाने होते हैं। जब 1 साल के अंदर लौटाने हैं तो ये करंट लायबिलिटी हुई, ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हुई, तो ये ऑप्शन तो ना हुआ। सैलरीज पेबल, ठीक है, हर महीने देनी पड़ती हैं। जनवरी की सैलरी थी और फरवरी में दे रहे हो तो अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से वो पेबल होंगी, लेकिन देनी हर महीने है तो शॉर्ट टर्म पीरियड है, तो ये भी करंट लायबिलिटी हुई, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा इसमें। अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेंट क्या है? अनअर्न्ड रेंट की तो नेचर ही चेंज हो गई। अगर अर्न्ड बोलेंगे तो इनकम हो जाएगा, अनअर्न्ड बोलेंगे तो ये लायबिलिटी है, यानी कि ऐसा पैसे तो ले लिया आपने लेकिन आपने सर्विस आगे वाले को नहीं दी। एक बंदे ने रूम बुक करवाया और उसने पैसे भी दे दिए और आपने अभी तक उसको यूज करने के लिए रूम नहीं दिया है, तो ये भी एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है जो कि इसका ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट क्या बचा? मॉर्टगेज पेबल। मॉर्टगेज पेबल का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना, ठीक है। जब आप ज्यादा अमाउंट में पैसा लेते हो बैंक से, उस सूरत के अंदर वो अपनी रिकवरी के लिए, कौन? बैंक, आपसे कोई ना कोई चीज अपने पास रखवाता है, घर के कागजात, जमीन के कागजात, आपके पास कोई महंगी गाड़ी है, ताकि अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो वो पैसा इन चीजों से कवर कर ले। तो इसको क्या कहते हैं? मॉर्टगेज पेबल, जो कि एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो यहाँ पर आपका द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी नहीं है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, या फिक्स लायबिलिटी के लें या नॉन करंट लायबिलिटी के लें। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मॉर्टगेज पेबल। इसी तरीके से 8 में क्या कह रहे हैं? द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू। ये जो चार ऑप्शन गिवन है इनमें से कोई एक है जो कि क्या है? रेवेन्यू है, यानी कि इनकम है। अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन ऐसा कमीशन जो अभी अनअर्न्ड है, यानी कि आपने कमीशन तो ले लिया लेकिन काम नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर कि भाई काम करेंगे तो अब अर्निंग होगी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट नहीं है। बी, कमीशन रिसीवेबल, रिसीवेबल का वर्ड आ गया तो करंट एसेट है, ठीक हो गया। तो कमीशन रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट, तो रेवेन्यू तो ना हुआ। इसका मतलब क्या है कि रिसीव करना है। कमीशन पेबल, कमीशन पे करना है, पेबल तो लायबिलिटी है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। कमीशन अर्न्ड, कमीशन अर्न्ड कर लिया है, कमा लिया है, इसका मतलब आपका राइट ऑप्शन क्या है? डी है। तो आपका आठवां जो द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू जो उसने एमसीक्यूज पूछा था उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कमीशन अर्न्ड। ठीक है जी। तो आपने अल्फाज के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान से देख के टिक लगाना है कि भाई वो नोट कह रहा है या वही चीज पूछना चाह रहा है। आगे चलते हैं। 9th में कह रहे हैं कि इफ एसेट ऑफ अ फर्म आर 59,250 हो और लायबिलिटीज आर ₹28,150 हो, देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी, अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या होगी? 29,100, 21,000, 31,100, ₹31,000। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी तो पता है, कैपिटल नहीं पता, इसका मतलब कैपिटल मालूम करना है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी था, कैपिटल को अकेला छोड़ेंगे, लायबिलिटी को इस साइड लेकर आ जाएंगे। जब लायबिलिटी इस साइड आ जाएगी तो वो एसेट से माइनस हो जाएगी क्योंकि उस साइड में कैपिटल से प्लस हो रही थी। तो 59,250 में से 150 जब आप माइनस करेंगे तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 31,100 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सी है। उसके बाद क्या है? 10th, द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट। इन चार ऑप्शन में से कोई एक चीज है जो कि एसेट नहीं है। तो बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट है तो ये ऑप्शन नहीं है। कैश बैलेंस करंट एसेट है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल, आपने उधार वापस लेना है, पैसे कलेक्ट करने हैं, तो ये भी आपका करंट एसेट है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हुआ।
तो बचा क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी पीछे बात करके आए, बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैंक से आप शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम के लिए आप पैसे लेते हो वो और वापस आपको लौटाने पड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है, जो कि आपकी करंट लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। आपका 11th एमसीक्यूज है, द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड। जब आप ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर यानी कि जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हो तो उस एक्ट को या उस काम को या उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग या लेजर। देखें, जर्नलाइजिंग कहा जाता है जब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, पोस्टिंग नहीं कहा जाता। पोस्टिंग का मतलब होता है कि जर्नल से अकाउंट उठाकर आप कहां पर लेकर जाते हो, टी अकाउंट में, तो ये ऑप्शन गलत है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि टी अकाउंट के दोनों साइड को आपस में बैलेंस करना, या फिर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस करना। और ये ऑप्शन आपका गलत है, लेजर तो टी अकाउंट को कहते हैं, तो ये तो इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए, यानी कि जर्नलाइजिंग। 12th एमसीक्यूज में आपको क्या कह रहा है, अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की, इज रिटन अंडर ईच एंट्री, हर एंट्री के नीचे जो आप रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल बोला कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो इसके नीचे जो छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, नरेशन, इंडेंटेशन, एक्सप्लेनेशन या मेमोरेंडम एंट्री। नरेशन कहा जाता है, ये बताता है कि आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर बेसिकली हुआ क्या है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन करार दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन नहीं कहा जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं किसके थ्रू, क्या कहते हैं कि नरेशन के थ्रू, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपकी ये मेमोरेंडम एंट्री भी नहीं है क्योंकि एंट्री तो आप ऊपर बना चुके हैं, सही है जी। और उसके बाद आखिरी ऑप्शन क्या बनता है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई ब्लैंक या एम्प्टी स्पेस हो किसी भी एक प्रिंटेड लाइन या पैराग्राफ से पहले पहले, तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। तो आपके यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन क्या है, नरेशन है, यानी कि ए। 13 एमसीक्यूज में आपको क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब आर ट्रायल बैलेंस। इन चार ऑप्शन में से कोई एक स्टेटमेंट है जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। ए, shows the financial position of the business, it is a special account, shows all the entries in the books, it is a list of balances of the ledger account। ऑप्शन ए गलत है, shows the financial position of the business नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट शो करती है। इट इज अ स्पेशल अकाउंट नहीं, स्पेशल अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस में ही तो सारे अकाउंट होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत। शोज ऑल द एंट्रीज इन द बुक्स, ऑल द एंट्रीज ऑफ द बुक क्या शो करता है, नहीं, इसके अंदर तो कोई एंट्री नहीं होती। तो लास्ट क्या बचा, इट इज अ लिस्ट ऑफ आ बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट, जनरल लेजर में यानी कि टी अकाउंट में जितने भी अकाउंट होते हैं उन सब के बैलेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डी। आगे चलते हैं, आपका 14th एमसीक्यू, द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड। कैश बुक की एक रिसिप्ट साइड होती है, एक पेमेंट साइड होती है, दोनों साइड एक ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है कैश बुक के अंदर उसको क्या कहा जाता है, क्या रिसिप्ट एंट्री, नहीं, रिसिप्ट का मतलब तो एक साइड हो गया। क्या पेमेंट एंट्री, नहीं, पेमेंट एंट्री तो सिर्फ पेमेंट साइड हो गया। कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री तो डबल एंट्री होती है यानी कि जिसके अंदर दो से ज्यादा अकाउंट्स होंगे। क्या कॉन्ट्रा एंट्री, यस, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री आपकी रिसीप्ट साइड भी रिकॉर्ड हो रही होगी और पेमेंट साइड भी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि आपने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, जब बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया तो रिसीव साइड पर बैंक बढ़ गया कैश की वजह से और पेमेंट साइड पर कैश कम हो गया बैंक की वजह से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री।
15th में चलें तो द पेटी कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। पेटी कैश बुक किस चीज के लिए यूज की जाती है या क्या चीज रिकॉर्ड करने के लिए यूज की जाती है? पेटी पेमेंट्स, पेटी रिसीप्ट्स, ऑल कैश पेमेंट्स, ऑल कैश रिसीप्ट्स। ठीक है जी। आपका ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट है वो क्या है? ऑप्शन है पेटी पेमेंट। जितने भी स्मॉल एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी पेमेंट्स के लिए पेटी कैश बुक यूज की जाती है। तो पेमेंट्स के लिए यूज की जाती है, इसका मतलब रिसीप्ट का ऑप्शन गलत, ऑल कैश पेमेंट का गलत, ऑल कैश रिसीप्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है जी। 16 में चलते हैं। द स्पेन ऑफ टाइम फॉर विच अ बिजनेस जनरली प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टर्म एज। ठीक है ना, वो टाइम पीरियड जिसमें नॉर्मली जो बिजनेस है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता है, यानी कि एडजस्टमेंट करता है, इनकम स्टेटमेंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है और फर्दर अकाउंट्स बनाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैन्युफैक्चरिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। ठीक है ना, वो एक साल जो 12 मंथ का पीरियड होता है वो आपका अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। तो ये आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अकाउंटिंग साइकिल आपका करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं है? वो इस वजह से कि अकाउंटिंग साइकिल के अंदर तमाम वो चीजें शामिल होती हैं जिसके अंदर ट्रांजैक्शन से लेकर आखिरी स्टेटमेंट बनाने तक का वर्क शामिल होता है। उसको क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके थ्रू अकाउंट्स की जाती है, जैसे IFRS हो गया, गैप हो गया। ठीक है ना, और इसी तरीके से दूसरे स्टैंडर्ड। मैन्युफैक्चरिंग पीरियड भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीरियड का मतलब है कि इस अरसे के अंदर बनता है। अरसे के अंदर चीज बनाई जाएगी तो हर महीने बनाई जाती है, डेली बनाई जाती है, तो उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए टाइम पीरियड जो डिसाइड होता है वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। उसके बाद 17th एमसीक्यूज क्या? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रिकंसाइल द। जो आपकी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है वो क्या चीज रिकंसाइल करती है? रिकंसाइल का मतलब क्या चीज ठीक करती है, किन चीज के अंदर से एरर निकालकर उसको मैच करती है? लेजर विद द जर्नल? नहीं, लेजर और जर्नल को बिल्कुल भी मैच नहीं करती। कैश बुक विद द पेटी कैश बुक? नहीं, दोनों अलग चीज हैं। बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक? यस, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को आपस में रिकंसाइल करती है। कंट्रोल अकाउंट विद सब्सिडरी लेजर? बिल्कुल भी नहीं। लेजर विद जर्नल नहीं होता, क्यों? क्योंकि जर्नल और लेजर दोनों कंपनी बनाते हैं और जर्नल से ही तो लेजर बनता है। कैश बुक और पेटी कैश बुक दोनों कंपनीज बनाती हैं और कैश बुक में कैश और रिसिप्ट दोनों शामिल होती हैं। पेटी कैश बुक में जस्ट पेमेंट्स होती हैं स्मॉल एक्सपेंडिचर की, इसलिए इन दोनों को कंपेयर नहीं करते। बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक? बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं बैंक, कैश बुक बनाते हो आप, और आपकी कैश बुक के अंदर होता है बैंक का कॉलम, आपका और बैंक स्टेटमेंट का रिलेशन होता है, उसी को आप रिकंसाइल करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। 18th एमसीक्यूज की तरफ चलें तो द परचेज जर्नल, जो परचेज जर्नल है इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जो कि यूज की जाती है, यूज टू रिकॉर्ड द। क्या रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है? नंबर 1, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ओनली, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। क्यों? क्योंकि परचेज जर्नल एक स्पेशल जर्नल है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज खरीदते हैं, वो वाली या वो रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजैक्शन को जिसमें हमने मर्चेंडाइज खरीदी हो, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पर, यानी कि उधार पर। ना टेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं भले उधार पर खरीदे हो, ना हम मर्चेंडाइज को रिकॉर्ड करते हैं जो कि कैश पर खरीदी हो, और ना ही सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट को। मर्चेंडाइज जो क्रेडिट पर बेची जाती है उसको तो हम सेल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ओनली। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है वो कौन सा है? 19th है। क्या कह रहे हैं? द एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, खर्चा हो गया, बट हैव नॉट बीन पेड। ठीक है ना, बट हैव नॉट बीन एक्चुअली पेड, एक्चुअली उसको पे नहीं किया गया,
पैसे नहीं दिए गए टिल द एंड ऑफ द करंट ईयर, इस साल के आखिर तक, यानी कि आपकी सैलरीज का खर्चा हो गया, वर्कर ने काम कर दिया लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाएगा? भाई प्रीपेड तो एसेट है, वो तो एडवांस में दिया है। अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड तकरीबन प्रीपेड ही है, यानी कि एक्सपायर नहीं हुआ। अक्रूड एक्सपेंस और अनअर्न्ड रेवेन्यू रह गया। अनअर्न्ड रेवेन्यू तो हो ही नहीं सकता, अनअर्न्ड तो लायबिलिटी है, ठीक है ना, और रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा अक्रूड एक्सपेंस, कि जब भी आपका एक्सपेंस हो जाता है तो एक्सपेंस डेबिट होता है, और पे नहीं किया तो पे करना है, यानी कि पेबल। तो अक्रूड एक्सपेंस का माना भी यही है कि वो एक्सपेंस जो इनकर्ड तो हो गया लेकिन पे नहीं किया, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। उसके बाद आपका 20th एमसीक्यू जो है वो क्या है? रेवेन्यू विच हैज बीन अर्नड, रेवेन्यू इनकम जो कि अर्नड हो गई है, कमा ली है, इन द करंट ईयर, इसी साल के अंदर अंदर, बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड इज नोन एज, लेकिन इस साल वो रिसीव नहीं की, तो उसको क्या कहा जाएगा? जाहिर सी बात है रिसीव करनी है तो रिसीवेबल है, तो आप समझ जाए कि कौन सा है। अक्रूड एक्सपेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, रेवेन्यू बोल दिया। प्रीपेड एक्सपेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि रेवेन्यू है, उसने पहले बोल दिया। अनअर्न्ड रेवेन्यू और अक्रूड इनकम बोल दिया। रेवेन्यू अर्न कर लिए तो अनअर्न्ड का माना तो लायबिलिटी है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो अक्रूड इनकम इसका राइट ऑप्शन है। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? कि ऐसी इनकम जो हो तो गई है, कमा तो लिए, लेकिन उसके पैसे रिसीव नहीं किए, तो इसकी एंट्री आप क्या बनाते हो? रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, चाहे वो कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, या और कोई दूसरी अदर इनकम हो, ठीक है जी। उसके बाद 21th एमसीक्यू जो है ना, वो क्या है? इफ देयर इज अ नेट लॉस ऑफ ₹5,000, अगर आपको 5,000 रुपए का लॉस हो गया है और रेवेन्यूज आपके कितने हैं? 55,000 के, तो आपके खर्चे कितने होंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर आपको नुकसान हो गया है और रेवेन्यू आपका 55,000 का और लॉस कितने का है? 5,000 का, तो आपको लॉस जब हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? कि आपके खर्चे ज्यादा ही हुए होंगे। आप नॉर्मली क्या कर रहे होते हो कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते हो, रेवेन्यू ज्यादा होता है और एक्सपेंसेस कम होते हैं तो आपकी इनकम आती है और नेट इनकम आती है, ठीक है जी। लेकिन नेट लॉस आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आप रिवर्स में वर्किंग करेंगे, यानी कि नेट लॉस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट लॉस लिखा हुआ है, यही इक्वेशन आपकी बनती है। नेट लॉस में आपने 5,000 रखा, ओके, रेवेन्यू में 5,000 रखा, एक्सपेंसेस मालूम नहीं है, एक्सपेंसेस को उठाकर मैं दूसरी साइड फेंक दूंगा और क्या करूंगा? नेट लॉस को इस साइड ले आऊंगा। नेट लॉस माइनस में था, इस साइड आकर प्लस हो गया, तो 55,000 में नेट लॉस प्लस हुआ, तो एक्सपेंसेस कितने के आ गए? 60,000 के आ गए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंसेस आपके ज्यादा थे, 60,000 के थे, और रेवेन्यू आपका 55 था, तभी तो 5,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या आपका? द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्चेंडाइज ऑफ अ स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप की ये मर्चेंडाइज नहीं है, यानी कि सिंपल अल्फाज में बोलें तो स्टेशनरी शॉप पर इन चारों में से कोई एक चीज है जो कि सोल्ड आउट नहीं होती है, या वहां पर इस चीज का काम नहीं किया जाता है। ऑप्शन है नोटबुक, नहीं ये तो मिलती है। स्टेपलर, ये भी स्टेशनरी शॉप से मिलेगा। फाउंटेन पेन, ये भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मर्चेंडाइज क्या नहीं है स्टेशनरी शॉप की? बाईसाइकिल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सी। फिर आपके पास 23rd एमसीक्यू जो है वो क्या है? द कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय। आपका कैपिटल अकाउंट इन चारों में से किसी एक चीज से अफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग, परचेज ऑफ फर्नीचर और नेट लॉस। एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने साल के शुरू में 5 लाख इन्वेस्ट किए, फिर बीच में 2.5 लाख मजीद किए, तो अफेक्ट होगा। आपका कैपिटल अकाउंट पहले 5 लाख का था, अब 2.5 किया तो 7.5 हो गया। ड्राइंग से भी अफेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि ड्राइंग से आपका कैपिटल अकाउंट कम होता है। नेट लॉस, नेट लॉस आपके कैपिटल अकाउंट से माइनस होता है तो इससे भी अफेक्ट होगा। तो परचेज ऑफ फर्नीचर से अफेक्ट नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन यही बचता है, क्योंकि जब आप फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर डेबिट और कैश पर खरीदा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट पर तो इफेक्ट नहीं आया। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद रह गए हमारे लास्ट 2 एमसीक्यूज। 24th एमसीक्यूज हमें कह रहे हैं द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट, ठीक है ना। इनमें से एक आइटम है, इन 4 ऑप्शन में से
जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है या जिसकी वजह से आपकी कैश बुक के बैलेंस के अंदर और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के अंदर डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है ना, जब आप कैश बुक और या बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर करते हो उसमें आपके पास जो क्वेश्चन होता है बैलेंसेस दोनों के अलग होते हैं और कुछ चीजें आपको दी हुई होती हैं, वो आपको देखना पड़ता है। तो उन चीजों की वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का डिफरेंस आ रहा होता है। तो कह रहे हैं कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कोई एक है जिसकी वजह से आपका जो कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, जब बैंक इंटरेस्ट देता है तो वो आपको देता है, कैश बुक में ऐड करना पड़ता है, इसका मतलब है कि इससे अफेक्ट होगा बैलेंस। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। आउटस्टैंडिंग चेक क्या है, वो चेक जो पे नहीं किया बैंक स्टेटमेंट से लेस होगा, इसका मतलब अफेक्ट करेगा, ये ऑप्शन भी नहीं है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट किया कस्टमर ने, बैंक बढ़ गया, बाद में कैश बुक में भी रिकॉर्ड करना है तो इससे भी बैलेंस अफेक्ट होगा। लास्ट ऑप्शन बचा है डायरेक्ट डिपॉजिट तो हुआ नहीं, आउटस्टैंडिंग हुआ नहीं, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक भी नहीं हुआ, तो इक्विपमेंट परचेज ऑन कैश, जब इक्विपमेंट आपने खरीदा कैश पर तो ना इसमें बैंक का मामला तो था ही नहीं, तो इक्विपमेंट कंपनी ने डायरेक्ट खुद ही कैश पर खरीदा है तो इसमें बैंक बैलेंस की या बैंक स्टेटमेंट की कोई बात होगी ही नहीं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कैश बुक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। लास्ट आपके पास एमसीक्यूज क्या है, दिस इज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो कि कौन सा बिजनेस है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। आपके 3 तरह के बिजनेस होते हैं, एक सर्विस है, एक आपका मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, एक है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बिजनेस। तो ब्यूटी पार्लर क्या है, ब्यूटी पार्लर में लड़कियों की लापी की जाती है, तो इसमें क्या होगा कि ये तो सर्विस बिजनेस है। ठीक है ना, एक आप क्या करते हैं कि नया रूप तैयार कर देते हैं, तो ये तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस ना हुआ। मेडिकल स्टोर, मोटर वर्कशॉप और स्टेट एजेंसी, स्टेट एजेंसी में आप सर्विस देते हो, ना कुछ बनाते हो ना कुछ बेचते हो, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। बाकी रह गया मोटर वर्कशॉप और मेडिकल स्टोर। मोटर वर्कशॉप यानी कि जहाँ पर मैकेनिक वगैरह होते हैं तो वो आपकी गाड़ी वगैरह को ठीक करने की सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन बचा मेडिकल स्टोर। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, तरह तरह की दवाइयां आप क्या कर रहे होते हो, बेच रहे होते हो। तो मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या है, वो चीज जिसका कारोबार किया जाए, बेचा जाए जिसको। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि मेडिकल स्टोर। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इस वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट ईयर कॉमर्स के मॉडल पेपर के पैटर्न के हवाले से डिस्कशन की और एमसीक्यूज भी हमने डिटेल से एक्सप्लेनेशन की और मैंने आपको आंसर भी बताए। आप इसको देखें और समझें और सॉल्व करें और इसको देखकर बाकी एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने का तरीका देखें। और जब तक आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे नहीं आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे और फर्स्ट ईयर का बाकी पार्ट भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे।